चलिए विद्यार्थी, आप लोग इसको समझ कितना समझे है ना, फिगर को बना चुके थे। चलिए अब विद्यार्थी समझेंगे हम लोग। तो ये समझ गए कि यूनिट वेक्टर एलोंग आर लिखते हैं, इसको लिखेंगे आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मॉड, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी भौतिक राशि को यदि सदिश के रूप में लिखना हो तो इकाई सदिश से गुणा करेंगे, और इकाई सदिश से गुणा करने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब कि उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हम उसको सदिश के रूप में लिख भी पाएंगे। अर्थात इस स्थिति में इस कूलम बल को भी सदिश के रूप में लिखने के लिए हम लोग इकाई सदिश से गुणा करेंगे। अब इकाई सदिश से जब गुणा करेंगे तो देखिए विद्यार्थी क्या होगा, समझिएगा। देखिए हम लिख रहे हैं, इसीलिए यहां से देखिएगा, इसलिए F12 वेक्टर, अब हम यहाँ पर वेक्टर दे रहे हैं, इसका मतलब कि हम इसको सदिश के रूप में लिख रहे हैं। तो बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड बटा में R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर एलोंग आर, ई कैप एलोंग आर। ये थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिखे, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कुछ समझना है। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चेंज करते हैं, तो लिखेंगे F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड और बटा में R स्क्वायर इंटू ई कैप एलोंग आर। क्या है विद्यार्थी? ई कैप एलोंग आर। इसको कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मॉड, ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको भी अरेंज करें, कैसे? वेक्टर के रूप में अरेंज करें। एक बात और बता दें थोड़ा सा, जैसे आर वेक्टर है, इसका मॉड लिखते हैं तो आर हो जाता है, इसका मतलब कि आर को हम आर वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं। अब जैसे आर है, जैसे सपोज कीजिए कि आर वेक्टर ऐसे है, आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस आर स्क्वायर को भी हम लोग इस वेक्टर के रूप में चेंज करेंगे वहां से। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखेंगे F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मॉड, इस फिगर को आप लोग बना चुके होंगे, इंटू Q2 का मॉड नहीं मिलाएंगे, चलिए बटा में R के मॉड का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू था वहां पर R वेक्टर बटा में R वेक्टर का मॉड, बटा में R वेक्टर का मॉड, यही ना था। तो ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं है यहाँ, ठीक है। ये बटा है R वेक्टर बटा R का मॉड। अब देखिए ये तो स्क्वायर है ना, ये पावर 2 और ये पावर 1 मिलाकर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम इसको वैसे लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड और बटा में R वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू में R वेक्टर, इंटू में R वेक्टर, इतना लिख सकते हैं। ये सदिश के रूप में तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें एक अननोन पॉइंट है। अननोन पॉइंट क्या है कि हमको इस सदिश के रूप में लिखने का मतलब कि स्थिति सदिश को दर्शाना, और स्थिति सदिश तो मूल बिंदु से विद्यार्थी Q1 का R1 और Q2 का कितना है? R2 है। R1 और R2 के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर दें, तब हम इसको कहेंगे कि हाँ अब इस बल को पूर्ण रूप से स्थिति सदिश के रूप में, डायरेक्ट सदिश के रूप में परिणत कर दिया गया। तो हमको इस R का वैल्यू जो है R1 और R2 के रूप में लाना होगा। चलिए फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम ये R1 और R2 के रूप में R कैसे आएगा इसको हम फाइंड करते हैं। लिखिए इसको, तो मिटा दिया जाए। देखिए
भी मिटा रहे हैं, इस एक समीकरण को रख रहे हैं आपको समझने के लिए। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम इस फिगर को अलग से बना रहे हैं। देखिएगा, इस फिगर को अलग से बना रहे हैं, अलग दिखा रहे हैं। ये फिगर कुछ ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है और इस डायरेक्शन में आगे। तो देखिए, तो आपको देखने से पता चला कि ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। तो जब ये त्रिभुज बन गया, इसका मतलब, और ये वेक्टर है और त्रिभुज के जोड़ के नियम का इसमें हम लोग पालन करेंगे कि इसमें त्रिभुज के जोड़ का नियम क्या कहता है। ये सब त्रिभुज के जोड़ का नियम सभी सब लोगों को पढ़ाया गया था ट्रायंगल ऑफ एडिशन रूल में, कि दो सदिशों को जोड़ने के लिए पहले सदिश के सिर पर दूसरे के पूंछ को मिलाते हैं, पहले के सिर पर दूसरे के पूंछ को मिलाते हैं। उसके बाद पहले के पूंछ से दूसरे के सिर को मिलाने से जो सदिश प्राप्त होता है, उस सदिश को दोनों सदिशों का योगफल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिए, अगर हम जरा बात करें कि सिर और पूंछ की, तो इसके सिर पे इसका पूंछ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि पहले के सिर पर दूसरे के पूंछ को मिलाते हैं, तो इसके सिर पर r2 के सिर पर r का पूंछ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चित्र के अनुसार ये r2 जो है पहला सदिश का काम करेगा और r जो है दूसरे सदिश का काम करेगा। और ये पहले के पूंछ से दूसरे के सिर को मिलाया गया है, सिर इधर है तो सिर को मिलाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सदिश जो है इन दोनों सदिशों का योगफल कहलाएगा। अर्थात अगर हम r2 वेक्टर और r को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, r1 वेक्टर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र में त्रिभुज के जोड़ के नियम से, चित्र में त्रिभुज के जोड़ के नियम से लिखेंगे, चित्र में त्रिभुज के जोड़ के नियम से। विद्यार्थी ध्यान देंगे, त्रिभुज के जोड़ के नियम से, त्रिभुज के जोड़ के नियम से हम लिखेंगे r2 वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर, बराबर कौन वेक्टर, r1 वेक्टर लिख सकते हैं। विद्यार्थी देखिए, तो हमको चाहिए इसका वैल्यू, r का वैल्यू, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यहां से लिखेंगे इसीलिए r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इतना हो जाएगा। r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। हमको यही तो प्राप्त करना था, यही तो हम लोग को प्राप्त करना था और ये प्राप्त हो गया। तो इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, r के स्थान पर, कहाँ रखेंगे, r के स्थान पर। अब इसको मिटा दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मिटा दिया जाए। चलिए देखिए, अब हम लिखेंगे इसीलिए f12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 का मॉड इंटू q2 का मॉड और बटा में, देखिए यहाँ पर r के मॉड का q है ना, तो थोड़ा सा हम इस पॉइंट को सजा के लिखते हैं। देखिए कैसे, q1 का मॉड इंटू q2 का मॉड बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और थोड़ा सा इस वैल्यू को लिख रहे हैं कि यहाँ r वेक्टर है ना, r वेक्टर बराबर कितना प्राप्त होगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। लिखेंगे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बटा में r वेक्टर की जगह पर लिखेंगे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के मॉड q। समझ में आया। तो ये विद्यार्थी हो गया सदिश का रूप, किसका रूप हो गया, सदिश रूप में हो गया कूलम्ब बल। इस प्रकार से हम लोग कूलम्ब बल के सदिश के रूप में परिणत करते हैं। आया समझ में। अब यहाँ पर एक आप लोग को टेक्निक बताएंगे जिसको आपको समझना है। देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, F12 इसका मतलब हुआ कि पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के द्वारा, हुआ ना। तो 1 2 है, पहले 1 है बाद में 2 है। यहाँ देखिए इसमें देखिए, पहले 1 है बाद में 2 को घटाया गया है, पहले 1 को रखा गया फिर 2 को रखा गया, तो 1 में से 2 को घटाया गया है 1 2 के लिए। तो अगर 2 1 कहें F21 तो R2 माइनस R1 होगा, सब कुछ वैसा ही होगा।
लेकिन अगर F21 कह दिया जाए तो R2 माइनस क्या होगा, R1। तो हम इस प्रकार से अब F21 मुझे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग F21 का वैल्यू लिखेंगे, इसीलिए F21 वेक्टर बराबर लिखेंगे Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यू, या मॉड का क्या लिखेंगे, क्यू। कितना लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो आप F12 लिखिए या F21 लिखिए, थोड़ा सा परिवर्तन है कि 12 रहेगा तो 1 में से 2 को घटाएंगे और 21 रहेगा तो 2 में से 1 को घटाएंगे। इतना समझ में आ गया। ये था सदिश रूप, ये कभी बोर्ड में अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिकल अप्रोच है। स्थिर वैद्युतिकी में कुछ मैथमेटिकल अप्रोच है, फिजिक्स का कुछ अपना मैथमेटिकल लैंग्वेज है। इसको समझने के लिए इन सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो आप लोग अब चलिए इसको नोट कीजिए और हम कुछ फिर उसके बाद इस पर टिपिकल पॉइंट बता रहे हैं आपको। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। हम एक कूलम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें प्रश्न करेंगे। चलिए नोट कर चुके हैं। ये थोड़ा सा हम लोग एक कूलम फोर्स की चर्चा करते हैं। आइए समझाएं। देखिए, हम लोग कूलम बल बराबर जानते हैं कि चूंकि F बराबर होता है Q1 का मॉड गुने Q2 का मॉड बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है ना। अब जरा देखिए, अब कह रहा है इसमें वैल्यू कह रहा है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है कि एक कूलम हमको लिखना है। एक कूलम के रूप में एक कूलम कैसे लिखेंगे थोड़ा समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि यदि ये Q1 बराबर Q2 बराबर Q, कितना हो Q, और F बराबर 4 पाई 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो, तथा R के बीच तथा R बराबर जो है R बराबर 1 मीटर। कितना मीटर हो, 1 मीटर। अब देखिए थोड़ा सा इस वैल्यू को पुट किया, कुछ वैल्यू प्राप्त होगा, समझिएगा क्या प्राप्त होगा। यहां से हम लिखेंगे F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 लिखेंगे ना, बराबर यहां से लिखेंगे Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है ना, इनटू अब ये Q1 Q2 का मॉड लिए Q1 गुने Q, और बटा में R की जगह 1 मीटर का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो जरा देखिए, ये वाला वैल्यू जो है कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। यहां से जो वैल्यू प्राप्त होगा तो लिखेंगे Q स्क्वायर बटा 1 बराबर 1। फिर यहां से लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। तो Q का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, यहां से लिखेंगे कि Q बराबर प्लस माइनस 1। इसका मतलब कि एक कूलम प्राप्त हुआ। तो एक कूलम जो प्राप्त हुआ कि ये Q का वैल्यू 1 कूलम है, आवेश का मान 1 कूलम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़ा सा कहें कि 1 कूलम आवेश से क्या समझते, 1 कूलम आवेश से क्या समझते,
तो हम एक कूलम आवेश से ये बात समझ रहे हैं कि जब दो समान प्रकृति के आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और किसी एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश को 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बल से प्रतिकर्षित कर दिया जाता है, मतलब इतना न्यूटन बल से 10 गुने 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर दिया जाता है, तब उस आवेश का परिमाण 1 कूलम होता है। कितना कूलम होता है? 1 कूलम होता है। ये बात समझ गए? चलिए थोड़ा सा आप इसको भी नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से होगा। छोटे से प्रश्न से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रहेगा, कुछ इस ढंग से रहेगा, इस ढंग से रहेगा कुछ। ले चुके? चलिए अब हम लोग छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए छोटा सा कूलम बल पर, लिखिए लिखिए दो आवेश प्लस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम एवं माइनस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम एक दूसरे से 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो कूलम बल का मान ज्ञात करें। लिख चुके? देखिए यही दिया गया है, ये Q1 का वैल्यू दिया गया है, Q1 बराबर इतना, और ये Q2 का वैल्यू दिया गया है, Q2 बराबर इतना, ठीक है, और ये R बराबर दिया गया है। सब कुछ तो दिया गया है, बस आप लोग को कूलम बल निकालना है। तो हम जानते हैं कि कूलम बल एक बराबर कितना सूत्र होता है? Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इन होता है। अब ये सब वैल्यू तो मालूम है, बस डाटा पुट कर देना है। देखिए कैसे, तो लिखेंगे मॉड करने का मतलब सब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, प्लस में लेना है, ठीक है, माइनस में ना, इसका मतलब माइनस में नहीं लेंगे, प्रश्न को हल करते समय प्लस में लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, इसका भी हम मॉड नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्लस में लिख रहे हैं, तो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम और नेन बटा, इसके बाद लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन। इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं विद्यार्थी कि 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो ऐसे लिखेंगे इसको I इंटू आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, यही ना है, इसका मूल ये ना लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा एक दो लाइन और हल करके बताते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये गुणा किया जाए, देखिए ये -19 माइनस 38 हो जाएगा, और ये 32 में 32 से थोड़ा गुणा करके देखिए कितना रहा है, 32 में 32 से देखिए तो ये 4 हो जाएगा, और ये 6 और ये 6 6 12 12 का 2 और ये 3 का 9 9 9 1 10 10 24 हो जाएगा ना। इसका मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए F बराबर लिखेंगे 9 इंटू 10 पावर 9 और इंटू लिखेंगे, ये लिखेंगे 10 24 आ रहा है विद्यार्थी, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो
10.24 इंटू 10 पावर माइनस 38 ये लिखेंगे। और बटा में देखिए तो इसका होल स्क्वायर की ये 16 ये 2 से 56 होता है ना, तो 2.56 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 20 इतना हो जाएगा ना। ये वैल्यू की जाती है किसमें आएगा, बल का ऐसा ही मात्रा न्यूटन, किसमें होता है न्यूटन, तो हम लोग न्यूटन में लिखेंगे। बोलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब विद्यार्थी ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 9 गुने 10.24 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 38 इंटू 10 पावर 20 10 पावर 20 बटा में लिखेंगे 2.56 न्यूटन, इसमें होगा न्यूटन में। एक लाइन और थोड़ा सा हम आपको कंक्लूड करते हैं। ये देखिए 20 और 9 29 हो जाएगा, तो 20 9 29 29 माइनस 38 इसका मतलब माइनस 9 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंटू 10.24 इंटू 10 पावर माइनस 9 और बटा में लिखेंगे 2.56 न्यूटन। और आप चाहे तो देखिए ये दशमलव देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव से दशमलव हटा भी सकते हैं आप लोग, ऐसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग हल कर सकते हैं ना, अब इसको हल कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, तो ये था फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन परीक्षा में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर परीक्षा में जो है इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है साम्यावस्था से। आप याद कीजिए बल चैप्टर 11 का फोर्स, उसमें आप लोगों को मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाया था कि ऊपर बल बराबर नीचे बल, आगे बल बराबर पीछे बल, या नेट फोर्स इक्वल टू 0 अगर होता है तो हम कहेंगे कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि यह निकाय जो है साम्यावस्था में होगा। तो साम्यावस्था से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद भी और कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कूलम के नियम पर, फिलहाल इसको लिखिए फिर हम उस तरह के प्रश्न को करते हैं। लिखिए चलिए नोट कर चुके हैं। अब विद्यार्थी आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इस प्रश्न को समझ जाते हैं तो कई प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, कई प्रश्नों का हल कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को लिखिए, ये प्रश्न क्या है, लिखिए प्रश्न लिखिए। 2 आवेश Q और 4Q ऐसे लिखिएगा, Q और 4Q, छोटा Q दीजिएगा, बड़ा Q भी दे सकते हैं, बट अभी छोटा Q लिखिए। 2 आवेश Q और 4Q एक दूसरे से L दूरी पर स्थित है, L दूरी पर स्थित है, तो एक तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह आवेश साम्यावस्था में हो जाए, कि वह आवेश साम्यावस्था में हो जाए, वह आवेश साम्यावस्था में हो जाए। लिख चुके आप इसको। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस टाइप से प्रश्न बोर्ड में इस कुछ साल पहले 2-3 साल पहले पूछा गया है, 16-17 में पूछा गया है, और अगला टाइप का भी प्रश्न पूछा गया है जिसको हम करेंगे। आइए समझा दें, एक छोटा सा प्रश्न ये कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में उस प्रश्न का नाम क्या दिया गया है, ई और 4 ऐसे दिया गया, बस यही अंतर है, बस उस आवेश का नाम कह दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है। हम कह रहे कि नहीं, हम नहीं जानते विद्यार्थी, इसमें कैलकुलेशन करने में काफी डिफिकल्टी जाता है, जिस कारण से थोड़ा सा हम आवेश का नाम न देकर कहें कि क्यू है, एबीसीडी मान लेंगे, जिससे कैलकुलेशन को आसान किया जा सके और परीक्षा में भी आसान कैलकुलेशन ही पूछा जाता है।
बस उसके थीम को पूछा जाता है कि आप उस थीम को समझ रहे हैं। तो हम लोग उस थीम को समझना है। आइए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझेंगे हम लोग। विद्यार्थी क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आवेश, एक ये क्यू है और एक ये 4q, ये दो आवेश है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस l है। कितना है? l लंबाई में। अब कह रहा है कि तीसरा आवेश, बस यही क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आवेश, एक q और दूसरा 4q, इनके बीच की दूरी कितना है? l है। अब कह रहा है कि तीसरा आवेश है, इसके बारे में हम नहीं जानते, अर्थात हमें जानकारी नहीं है कि वह आवेश प्लस में है या माइनस में, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, प्रकृति के बारे में भी नहीं जानते और उस आवेश के बारे में भी नहीं जानते। अब कह रहा है प्रश्न में कि एक जो ये तीसरा आवेश है, तो इन उसको कहाँ रखा जाए कि उस तीसरे आवेश पर कोई बल न लगे, अर्थात वह तीसरा आवेश जो है साम्यावस्था की स्थिति में। तो आप याद कीजिए ये वर्ड साम्यावस्था, या कोई बल न लगे, या उस आवेश पर परिणामी बल शून्य हो जाए। इन तीनों का अर्थ एक ही है, इन तीनों का अर्थ एक ही है। तो इस आवेश पर बल न लगे, इसका मतलब कि इस आवेश पर जितना आगे बल लगेगा उतना ही बल पीछे लगेगा, या जितना ऊपर लगेगा उतना ही बल नीचे लगना चाहिए। तभी ना हम कहेंगे कि हाँ ये आवेश जो है साम्यावस्था में है। जैसे मेरे बॉडी के एक्सप्रेशन से समझिए, जैसे ये मान लेते ये आवेश, इस आवेश पर एक बल देखिए इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो जितना बल इधर आगे लगेगा उतना ही बल पीछे लगेगा, तब जाकर इस आवेश पर कुल बल का मान शून्य हो जाएगा, अर्थात ये आवेश साम्यावस्था में हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो साम्यावस्था का मतलब बस एक ही बात समझिए कि नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इक्वल्स टू 0, मतलब कि उस चार्ज पर, उस आवेश पर कुल बल का मान शून्य होना चाहिए, या उस आवेश पर जितना बल आगे लगेगा उतना ही बल पीछे लगेगा, और वो दोनों बल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझा गया? या जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा और दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। समझ में आ गया ये पॉइंट? अब थोड़ा सा ये समझना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा आवेश, अब उस तीसरे आवेश के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो मान लेंगे हम पहली स्थिति में कि वो आवेश तीसरा जो है धनावेशी है। कैसा है? धनावेशी। तो हम मान लेंगे धनावेशी या ऋणावेशी, दोनों में से कोई मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे, देखिए लिखेंगे, माना कि तीसरा आवेश बराबर, हम प्लस भी क्यों कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बार मान रहे हैं। आप किसी एक ही को मानकर पहले बार प्लस मानेंगे और दूसरी बार माइनस मानेंगे। हम समझाने के लिए दोनों को एक ही में लिख रहे हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो माना कि तीसरा आवेश प्लस माइनस क्या है? क्यू है। अब कह रहे हैं प्रश्न को कि अब इस मतलब पहली बार को एक ही मानेंगे, या तो प्लस में नहीं तो माइनस में, दोनों कंक्लूड कर रहे हैं। अब सुनिए, अब कह रहे हैं कि उस तीसरे आवेश किधर रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। तो हम सपोज करते हैं, ये एज्यूम करना है, अपने आप से समझना है कि थोड़ा मैंने इधर आगे रख के देखना है, बीच में रखकर देखना है, बाएं रखकर देखना है, और देखना है कि उस पर कब किस स्थिति में बल नहीं लगा है। आइए देखा है, थोड़ा देर के लिए हम इसको इस प्लस अल्फा लेते हैं, प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश को हम यहाँ पर सपोज कीजिए। अब यहाँ पर जब हम इसको रख दिए और ये दोनों धन आवेश है, ये विद्यार्थी दोनों क्या है? धन आवेश है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इस तीसरे आवेश को प्लस में रखते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं। देखिए तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब इन दोनों के बीच बल की चर्चा करें तो ये आवेश जो है इस आवेश को इधर ढकेलेगा, मतलब इधर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब थोड़ा सा इस आवेश, इस 4q और उस प्लस q की बात करें तो ये प्लस 4q जो है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश है। तो इस स्थिति में भी अर्थात ये भी इसको प्रतिकर्षित किया। तो देखिए तो क्या आगे बल बराबर पीछे बल इसमें हुआ है? इस तीर के डायरेक्शन में देखिए नहीं हुआ है। इसका मतलब कि दोनों बल एक ही डायरेक्शन में, अर्थात यहाँ पर रखने से, माने इधर रखने से इस आवेश पर कुल बल का मान शून्य नहीं होने वाला है, अर्थात ये साम्यावस्था में होने वाला नहीं। अब जब नहीं है इसका मतलब यहाँ नहीं। अब थोड़ा सा इधर रखकर देखते हैं, इधर प्लस क्यू को रखकर देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थी,
ये प्लस क्यू जो है इस प्लस को इधर ढकेलेगा, इधर ढकेल दिया। अब ये प्लस क्यू उस प्लस क्यू को भी उधर ढकेलेगा। इसका मतलब यहाँ भी जब हम रखते हैं इस साइड में भी रखते हैं तो इस स्थिति में भी साम्यावस्था में होने वाला नहीं है, अर्थात इस स्थिति में भी कुल बल का मान शून्य होने वाला नहीं है। इतना समझ गए? अर्थात इधर भी नहीं रखेंगे और इधर भी नहीं रखेंगे। अब किधर जगह बचा है? तो इन दोनों के बीच में कहीं किसी स्थान, बीच में ही नहीं कर सकते, मैंने किसी बिंदु पर रखें। इन दोनों के बिटवीन क्यू एंड 4q किसी पॉइंट पे रखेंगे। अब उस पॉइंट का नाम हम पूछते हैं कि आइए रख कर देखा जाए। यहाँ हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे रख दिया इस प्लस की, सपोज कीजिए। तो देखिए दूरी बार हम चर्चा कर लेंगे कि ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इस प्लस को ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा ना। तो ये मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू के द्वारा ये बल लगा F1, सपोज कीजिए इसके द्वारा F1 बल लगाएगा। अब इन दोनों के बीच बल की बात करते हैं। ये प्लस 4q इस प्लस क्यू को इधर ढकेलेगा, इसको हम करें कि F2 बल लगा। कितना बल लगा? F2 बल लगा। इतना समझ में आप लोग को? यहाँ देखिए तो इस स्थिति में क्या है, एक बल आगे है तो दूसरा बल पीछे है। इसका मतलब मैंने अभी समझाया था कि मेरे शरीर के एक्सप्रेशन को देखिए, एक बल आगे है तो दूसरा बल पीछे है। इसका मतलब कि ये आवेश जो है साम्यावस्था में होगा, अर्थात इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, अर्थात इस आवेश पर कुल परिणामी बल का मान क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों आवेशों के बीच में किसी बिंदु पर रखने से, किसी स्थान पर रखने से ये आवेश साम्यावस्था में हो जाएगा। कंप्लीट हो गया? कंप्लीट समझ में आया बात? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब कितना दूरी पर रखेंगे यही तो पूछ रहा है, कितना दूरी पर रखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस छोटा क्यू से ये दूरी x दूरी है। कितना दूरी है? x दूरी। तो जब ये दूरी x मान लिए तो विद्यार्थी पूरा दूरी तो l है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? l माइनस x। इतना समझ में आ गया? बस यही तो समझना था। अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया तो प्रश्न बनाने में आप कोई कठिनाई नहीं, बस 2 से 3 लाइन में ये प्रश्न हो जाए। देखिए कैसे। तो साम्यावस्था के लिए विद्यार्थी आगे बल बराबर पीछे बल, तो आगे बल कितना F1 और पीछे बल कितना F2। अब ये ध्यान में रखना है कि आप F1 किसके द्वारा माने हैं और F2 किसके द्वारा माने। आप किसी के द्वारा F1 और F2 मान सकते, आप स्वतंत्र। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे साम्यावस्था के लिए लिखेंगे कि आगे बल बराबर पीछे, आगे बल बराबर